नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में D11 चार्ट यानी एक दशांश कुंडली पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक दशांश कुंडली यानी लाभांश कुंडली पर चर्चा करेंगे और इसमें छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, लाभांश कुंडली होती है, एक दशांश कुंडली होती है, वो हमारी कुंडली का 11वां भाग होती है। मित्रों, 11वें भाव से हम आय के बारे में, लाभ के बारे में, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करते हैं। मित्रों, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, धन का स्वरूप क्या होगा, कितनी मात्रा में धन होगा और उस धन का हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो धन संचय होगा या नहीं होगा, इन्हीं सब बातों पर एक दशांश कुंडली में या लाभांश कुंडली में विस्तार से चर्चा की जाती है और सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। मित्रों, धन की इच्छा किसे नहीं होती, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो। इसी लालच में मित्रों कई बार व्यक्ति धन कमाने के अनैतिक तरीके इस्तेमाल कर लेता है, गलत तरीकों से धन कमा लेता है। क्योंकि मित्रों हमारा कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो चौथे भाव से 8वां होता है, जो मन की अशांति को पैदा करता है। इसीलिए मित्रों व्यक्ति लालचवश गलत तरीके से धन कमा लेता है और यही परेशानी का कारण होता है और यही परेशानी आगे चलकर बड़ा रूप लेती है। क्योंकि मित्रों 11वां भाव छठे भाव से छठा होता है और ये छठा भाव ही इस समस्या को बड़ा करता है। तो मित्रों हमारी कुंडली के अंदर जब भी हम 11वें भाव का अध्ययन करेंगे, चंद्रमा की स्थिति और गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अवश्य देखेंगे। क्योंकि चंद्रमा अगर कमजोर हुआ, पीड़ित हुआ, तो लालच बस व्यक्ति गलत तरीकों से धन कमाने की सोचेगा और गुरुदेव बृहस्पति यदि पीड़ित हुए तो समस्या का कारण बनेंगे। तो ये मित्रों हमारी जो मुख्य कुंडली है उसके अंदर हमें 11वें भाव को लेकर इसकी जांच अवश्य करनी है। तो मित्रों चलते हैं और अब एक दशांश कुंडली पर विचार करते हैं। एक दशांश कुंडली कैसे बनती है, उसके पश्चात एक दशांश कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब मित्रों एक दशांश कुंडली या लाभांश कुंडली कैसे बनती है इस पर विचार करते हैं। मित्रों हमारी राशि जो 30 अंश की होती है, यहाँ पर हम उसके 11 भाग करते हैं और जब 11 भाग करते हैं तो हमें एक भाग का मान 2 अंश 43 कला का प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास 2 अंश 43 कला के 11 भाग होते हैं। अब इसी के माध्यम से हम एक दशांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों पिछले कार्यक्रम में हमने एक चार्ट के माध्यम से कुंडली बनाने का प्रयास किया था, उसी चार्ट के माध्यम से यहाँ पर भी हम एक दशांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों आजकल कई सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से सीधे ही हमें कुंडली प्राप्त हो जाती है। तो आप भी चाहें तो मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा सीधे ही वो कुंडली प्राप्त कर सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम सीधे ही विचार करेंगे क्योंकि कुंडली बनाना हम पिछले कार्यक्रम में आपको सिखा चुके हैं। समय को देखते हुए, समय खराब ना हो, इसी कारण से हम सीधे ही कुंडली पर चलते हैं। मित्रों जब भी हमें एक दशांश कुंडली में धन भाव का या आय भाव का अध्ययन करना हो तो सीधे ही हम यहाँ पर 4 भाव देखेंगे। 11वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। 11वां भाव मित्रों आय का होता है, लाभ का होता है। जो भी हम जिस भी तरीके से कमाने का प्रयास करते हैं, कमाई करते हैं, तो वो कमाई जो आय होती है हमें 11वें भाव से मालूम पड़ती है। 11वें भाव से किस तरीके से हमने धन कमाया है, वो यहाँ पर कितनी मात्रा में धन कमाया, वो हमें यहाँ पर इस भाव से मालूम पड़ता है। दूसरा भाव हमारा धन का होता है, जो हमने धन कमाया है वो संचय हुआ या नहीं हुआ, वो दूसरे भाव से मालूम पड़ता है। 5वां भाव हमारा इंटेलिजेंसी का होता है, हमारी दक्षता का होता है, आंतरिक शक्ति का होता है। और 9वां भाव हमारा भाग्य का होता है, भाग्य ने कितना साथ दिया इसका 9वें भाव से मालूम पड़ता है। तो मित्रों अब इसका विश्लेषण करने के लिए हमें इन 4 भावों से ही
ग्रह, उनके ग्रह क्या हैं, भाव क्या हैं, उनके भावेश कहाँ पर स्थित हैं, ये जांच कर अध्ययन करेंगे। मित्रों, जब भी 11वें भाव में पृथ्वी तत्व राशि होंगी तो जातक को अचल संपत्ति मिलेगी, अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, अचल संपत्ति में ही वो निवेश करेगा। और मित्रों, यदि 11वें भाव के भावेश और दूसरे भाव के भावेश या स्वामी 5वें या 9वें भाव में आएंगे तो व्यक्ति को, जातक को महत्वपूर्ण मात्रा में धन मिलेगा। जितनी उसकी जरूरत है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको धन लाभ होने वाला है। और यदि मित्रों इन चारों भावों के स्वामी, 11वें भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव और 9वें भाव के स्वामी यदि 5वें और 9वें भाव में आते हैं तो जातक को अपार धन का लाभ होगा, अपार धन मिलेगा और वो धन संचय भी होगा। अब मित्रों, यदि 5वें भाव में सूर्य होते हैं, स्वराशि होते हैं, तो मित्रों 11वें भाव में कुंभ राशि आएगी। और कुंभ राशि में मित्रों यदि शनि आते हैं, शनि के साथ चंद्र और बुध आते हैं, तो मित्रों यहाँ पर जातक को अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत मित्रों, यदि 5वें भाव में शनि आते हैं तो मित्रों 11वें भाव में कर्क या सिंह राशि आएगी। कर्क या सिंह राशि आएगी तो उस भाव में यदि शनि हुए और चंद्र हुए तो मित्रों जातक को अपार धन की प्राप्ति होगी। अब मित्रों, यदि 11वें भाव के स्वामी केंद्र में हुए, त्रिकोण में हुए, तब भी जातक को अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। अब मित्रों, यदि हमारी कुंडली के अंदर सभी ग्रह शुभ ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, स्वराशि हैं, अच्छे नवांश में हैं, तो जातक को अपार धन की प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। और इसके विपरीत यदि सभी ग्रह अशुभ हैं, पापग्रस्त हैं, लेकिन किसी भी एक ग्रह पर शुभ ग्रह की या शक्तिशाली ग्रह की दृष्टि पड़ती है, शुभ दृष्टि पड़ती है, तो मित्रों जातक को अपार धन मिलेगा, यह पक्का है। लेकिन वो धन गलत तरीकों को अपनाकर मिलने वाला है। मित्रों, इस तरीके का जो धन मिलता है, गलत तरीकों से धन मिलता है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, विरासत में मिला धन, दान दहेज का धन, इस तरीके का धन मित्रों जब भी पाप ग्रह आएंगे और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो हमें प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों ये धन जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार से चला जाता है, इसका संचय नहीं हो पाता। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मित्रों, मुख्य कुंडली के अंदर 2, 5, 9, 11 में राशियाँ देखनी हैं। उन राशियों में कौन से ग्रह ये देखने हैं। अब D11 चार्ट में या एकादशांश कुंडली में वो ग्रह उन राशियों में हैं या नहीं हैं, इसकी जांच करनी है। अगर नहीं हुए तो मित्रों धन का योग नहीं बनेगा और हुए तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब मित्रों, मुख्य कुंडली के अंदर 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव में हम ग्रह देखेंगे। कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशि है। यदि उसी राशि में D11 चार्ट यानी एक दशांश कुंडली में अगर वही ग्रह हुए तो मित्रों यहाँ पर सुखद परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। एक दशांश कुंडली में त्रिक भाव में जब भी ग्रह आएगा सुखद परिणाम नहीं देगा। इस बात का यहाँ पर विशेष ख्याल करना है कि त्रिक भाव में आने के बाद ग्रह सुखद परिणाम नहीं देते, भले ही वह अच्छी राशि में हो। अब मित्रों एक लग्न की बात करते हैं। उस लग्न का अध्ययन करने से सारे परिणाम और भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों ये लगन है इंदु लगन। जब भी हम 11वें भाव का विचार करेंगे तो हमें यहाँ पर इंदु लग्न भी देखना है, क्योंकि इंदु लग्न के द्वारा हम धन का विचार करते हैं और धन की जो भी संभावना है हमारे सामने यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। अब मित्रों इंदु लग्न बनता कैसे, इस पर विचार करते हैं। इंदु लग्न बनाने के लिए मित्रों हमें जो हमारे ग्रह हैं उनकी कलाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। सूर्य की 30 कला होती है, चंद्रमा की 16 कला होती हैं, मंगल की 6 कला होती हैं, बुध की 8 कला होती हैं, गुरुदेव बृहस्पति की 10 कला होती हैं, शुक्र की 12 कला होती हैं और शनि की 1 कला होती है। यहाँ पर मित्रों राहु और केतु की कला को नहीं जोड़ा जाता।
तो मित्रों अब हमें कलाएं ज्ञात होगी, अब इंदु लग्न निकालना सीखते हैं। मित्रों इंदु लग्न निकालने के लिए हमें लग्न से 9 भाव गिनने पड़ेंगे। 9वें भाव में कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन है, ये देखना पड़ेगा। इसके पश्चात हमें चंद्रमा से 9 घर गिनना पड़ेगा और 9वें घर में जो भी राशि होगी उसके स्वामी कौन है, उसकी कला को गिनना पड़ेगा। जैसे लग्न से 9वें घर में मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी हुए मंगल और मंगल की कला है 6। इसी प्रकार से हम चंद्रमा से 9 घर गिनेंगे और मान लीजिए 9वें चंद्रमा से 9वें घर में कन्या राशि है, तो कन्या राशि के स्वामी हुए बुध और बुध की कला यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों की कलाएं जोड़ दी जाएंगी तो हमारे पास 14 कला आई। अब मित्रों इन 14 कलाओं में 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमारी राशि 12 होती है और जब 12 का भाग देते हैं तो हमारे पास शेष बचता है 2। तो मित्रों चंद्र से आगे हम 2 घर गिन लेंगे और वही हमारा इंदु लग्न होगा। अब मित्रों इंदु लग्न निकल गया। अब इंदु लग्न निकालने के बाद जो भी हमारी कुंडली बनेगी उससे हम फलादेश करेंगे। अब इंदु लग्न में मित्रों सबसे पहले लग्न देखेंगे। लग्न यहाँ पर बलवान होना चाहिए। लग्न बलवान हुआ तो जातक के धन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मित्रों लग्न अच्छी स्थिति में हुआ और लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में हुए तो जातक को धन का लाभ होता है। और यदि मित्रों लग्न का स्वामी अपने ही भाव को यहाँ पर देख रहा हो तो जातक को अत्यधिक धन की संभावनाएं मिलने की बढ़ जाती हैं। इंदु लग्न में शुभ ग्रह हों और पाप ग्रह से मुक्त हों, पाप ग्रह के प्रभाव से मुक्त हों तो जातक को अत्यधिक मात्रा में धन मिलता है। इसी प्रकार यदि लग्न पाप ग्रह है, नीच का है, तो जातक दरिद्र बनता है, उसको धन का लाभ नहीं मिलता। अब मित्रों यहाँ पर 4 भाव का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तीसरे भाव से जातक को धन के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। छठा भाव जातक को धन के लिए दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है। 8वां भाव धन की संभावना को खत्म करता है और 12वां भाव धन की संभावना को नज़रअंदाज करता है। धन हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको ले नहीं पाते। तो इस प्रकार से इंदु लग्न कुंडली में 3, 6, 8 और 12 ये 4 भाव ऐसे हैं जहाँ पर धन की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर इंदु लग्न को देखा जाता है और इससे फलादेश किया जाता है। अब मित्रों इसके अलावा भी कुछ योग हैं, यदि कुंडली में बनते हैं तो यहाँ पर धन की संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। जैसे अम्ला योग। मित्रों हमारी कुंडली के अंदर लग्न से 10वें भाव में यदि चंद्रमा आ जाता है तो अम्ला योग का निर्माण होता है। अम्ला योग में जातक को जमीन से, भूमि से लाभ मिलता है। जमीन भूमि खरीदने का उसको योग बनता है। अब दूसरा योग है लक्ष्मी योग। मित्रों हमारी कुंडली के अंदर जब भी नवमेश और शुक्र की युति होती है और वह केंद्र में या त्रिकोण में आते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी योग में जातक तेजस्वी होता है, उसको धन लाभ होता है और वो धन उसके जीवन भर काम आता है। तीसरा योग श्रीनाथ योग। मित्रों जब भी कुंडली के अंदर बुध, शुक्र और नवमेश की युति होती है, ये युति केंद्र या त्रिकोण में होती है तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग में जातक के पास अपार मात्रा में धन होता है और वो धन उसके जीवन भर काम आता है, धन संचय होता है। उसका जातक पूरी जिंदगी भर लाभ उठाता है, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। तो मित्रों इस प्रकार से लाभांश कुंडली से या एक दशांश कुंडली से हम धन के बारे में विचार कर सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में मित्रों फिर किसी कुंडली के भाव पर विचार करेंगे और उसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।